हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, इसी आशा के साथ चले स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, ये टॉप 20 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए दोस्तों, आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है किताब उल हिंद। दोस्तों, किताब अल हिंद भी और किताब उल हिंद दोनों ही नाम मिलते हैं। तो किताब अल हिंद की रचना किसने की है? तो ऑप्शन है बलवन, अलबरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, किताब उल हिंद की रचना की है ऑप्शन नंबर बी, अलबरूनी ने। अलबरूनी ने ही किताब उल हिंद की रचना की है। दोस्तों, अलबरूनी की बात की जाए तो आपने नाम सुना होगा महमूद गजनवी। महमूद गजनवी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इतिहास में। दोस्तों, भारत में इसने कुल 17 बार आक्रमण किया था और महमूद गजनवी के साथ ही अलबरूनी भारत आया था। और दोस्तों, भारत में इसने भारतीय संस्कृति का अध्ययन किया और यहाँ पर इसने अपनी पुस्तक लिखी, किताब उल हिंद। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है। अलबरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, जो कि कई बार एग्जाम में पूछी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस सल्तनत कालीन राजा ने अपने अमीरों के बीच उसकी इजाज़त के बिना दावतों त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी थी? मतलब उसकी इजाज़त के बगैर कोई अमीर ना तो कोई दावत कर सकता है और ना ही कोई त्यौहार मना सकता है। तो ऑप्शन है फिरोज़ शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलवन। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने ही दोस्तों अपने अमीरों के बीच दावतों और त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी विद्रोह की आशंका से विद्रोह की आशंका से बचने के लिए इसने ये किया था। क्योंकि कई बार दोस्तों जो दावत होती थी वह दावत ना होकर कई बार षड्यंत्र भी रचे जाते हैं दावतों में बैठकर, इसलिए उसने अपनी बगैर इजाज़त के किसी को भी दावत या फिर त्यौहार मनाने के लिए रोक लगा दी थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो ऑप्शन है कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला, ताजमहल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है अलाई दरवाज़ा ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। ठीक है दोस्तों, अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, इसको 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, जो कि खिलजी वंश का शासक था। ठीक है, 1311 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा किसे बताया है? तो ऑप्शन है कृष्णदेव राय, राणा सांगा, उपरोक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, बाबर ने भारत का सबसे शक्तिशाली राजा ऑप्शन नंबर ए कृष्णदेव राय को बताया है। दोस्तों, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान राजा थे और दोस्तों इनका जो साम्राज्य था तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बाबर ने सबसे शक्तिशाली राजा बताया है भारत का, वह है कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ, दिल्ली, आगरा, मथुरा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, जो रूमी दरवाज़ा है ऑप्शन नंबर ए लखनऊ में स्थित है। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस एक स्मारक है जो कि अवधि वास्तुकला में बना है। ठीक है, अवधि वास्तुकला में बना है और यह कहाँ स्थित है? लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है
कि फिरदौस मंजिल किस मुग़ल राजा को कहा जाता था। फिरदौस मंजिल किस मुग़ल राजा को कहा जाता था? तो ऑप्शन है मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम। फिरदौस मंजिल दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय को ही फिरदौस मंजिल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों यह शाह आलम द्वितीय वही है जिसको 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने हरा दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय को हरा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, और इसका नाम क्या है? फिरदौस मंजिल। ठीक है दोस्तों, दो इम्पॉर्टेंट युद्ध हैं, एक 1757 का प्लासी का युद्ध और एक है 1764 का बक्सर का युद्ध। यह दोनों ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मेहरनिसा किस नाम से प्रचलित थी? दोस्तों मेहरनिसा किस नाम से प्रचलित थी? तो ऑप्शन है नूरजहां, मरियम जमनी, सलीमा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, नूरजहां। मेहरनिसा का जो ओरिजिनल नाम बाद में पड़ा वह नूरजहां। दोस्तों कई बार ये पूछा जाता है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरनिसा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जो नूरजहां थी वह शेर ए अफ़गान की, दोस्तों शेर ए अफ़गान की विधवा थी, और दोस्तों यह जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने इसको नूरजहां की उपाधि दी थी। तो आपको याद रखना है नूरजहां, इनका नाम है मेहरनिसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? शराब गुटखा किस रहस्यवादी कवि की हस्तलिपि है? तो ऑप्शन है भगत पीपा, कबीर, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, भगत पीपा। शराब गुटखा भगत पीपा की ही हस्तलिपि है। ठीक है, नाम याद रखना है भगत पीपा। दोस्तों यह रामानंद के शिष्य थे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो भगत पीपा है वह किसके शिष्य थे? तो वह आपका रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, तो नाम याद रखना है रामानंद, और शराब गुटखा इनकी हस्तलिपि थी भगत पीपा जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कबीर किसके शिष्य थे? दोस्तों कबीर किसके शिष्य थे? तो ऑप्शन है रामानंद, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है कबीर, ऑप्शन नंबर ए, रामानंद के शिष्य थे। दोस्तों रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। ठीक है, जो रामानंद हैं वे भक्ति काल के प्रमुख संत थे और इनके ही शिष्य हैं कबीर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है अकबरनामा किस भाषा में है? दोस्तों अकबरनामा किस भाषा में है? ऑप्शन है फारसी, चगताई, उर्दू, हिंदी। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है अकबरनामा ऑप्शन नंबर ए, फारसी भाषा में है। ठीक है, फारसी भाषा में है अकबरनामा, और इसकी रचना की है दोस्तों अबुल फजल ने। नाम याद रखना है, कई बार ये पूछा जाता है कि अकबरनामा किसकी रचना है? तो दोस्तों यह है अबुल फजल की, और ठीक है, और यह आपका है फारसी भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? दोस्तों मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? ऑप्शन है खोखर, भट्टी, पठान या जाट। दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, खोखर। मोहम्मद गौरी का जो अंतिम अभियान था वह खोखर जनजाति के खिलाफ था। दोस्तों मोहम्मद गौरी ने दो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट लड़े हैं, तीन। दोस्तों तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। लेकिन जो 1192 में, दोस्तों जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में और जो दूसरा हुआ है 1192 में। 1192 के जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ है, इसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जयचंद की सहायता से पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, और उसके 2 साल बाद ही 1194 में जयचंद और मोहम्मद गौरी का चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी जयचंद को पराजित कर देता है, और वह गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था जयचंद, जिसको कि मोहम्मद गौरी हरा देता है। ठीक है, तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध लड़े हैं, तो आपको याद रखना है। और इनका जो अंतिम युद्ध था वह आपका खोखरों से था।
ठीक है, तो नाम याद रखना आपको, खोखर जनजाति से था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था। ऑप्शन है अलबरूनी, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है अलबरूनी। दोस्तों आपको पहले ही बता चुका हूँ कि महमूद गजनवी के साथ आया था अलबरूनी, और महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था दोस्तों। अलबरूनी ने ही किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचना की है। ठीक है, किताब उल हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था। तो ऑप्शन है वीणा, सितार, ढोलक, तबला। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वीणा। औरंगजेब वीणा बजाने में, हाँ ठीक है। हालांकि दोस्तों औरंगजेब ने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा दी थी, लेकिन यह खुद ही बहुत अच्छा एक वादक था, वीणा बजाने में बहुत ही निपुण था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था। तो ऑप्शन है वीणा, वीणा वादक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था। ऑप्शन है सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो दोस्तों इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है चांदी। इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया जो सिक्का था वह चांदी धातु का था। ठीक है, चांदी का। इल्तुतमिश ने दोस्तों चांदी का टका जारी किया था और तांबे का जीतल। ठीक है, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया था, जो कि पूरी तरह से ये दोनों ही अरबी सिक्के थे। ठीक है, इसमें जो चांदी का जो टका था दोस्तों वह 175 ग्राम का था। आपको याद रखना है टका और जीतल दोनों ही इल्तुतमिश ने चलाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मलेविद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे। मलेविद और वेल्लूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए थे। तो ऑप्शन है काकतीय, होयसल, चालुक्य, विजयनगर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है होयसल। मलेविद और वेल्लूर के जो मंदिर हैं दोस्तों होयसल वंश के राजाओं के द्वारा ही बनवाए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, मलेविद और वेल्लूर के मंदिर होयसल वंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सही क्रम क्या है। दोस्तों यहाँ पे दिल्ली सल्तनत के वंश के बारे में दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा वंश किसके बाद आता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका राइट होगा वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों पहले आता है गुलाम वंश, उसके बाद दोस्तों खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सैयद, उसके बाद लास्ट में आता है दोस्तों लोधी वंश। दोस्तों जो गुलाम वंश है यह 1206 से 1290 तक चलता है, 84 साल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो खिलजी वंश है वो 1290 से 1320 यानी कि 30 साल चलता है। और उसके बाद जो सबसे लंबा पीरियड है दोस्तों वह तुगलक वंश का है, जो कि है 1320 से 1414 तक। ठीक है दोस्तों, यह सबसे लंबा टाइम पीरियड था दिल्ली सल्तनत में, तुगलक वंश का 1320 से 1414 तक। ठीक है, और लास्ट में दोस्तों जो सैयद वंश है वह 1414 से 1451 था, और जो लोधी वंश है दोस्तों लास्ट में वह 1451 से 1526 तक था। दोस्तों 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हरा देता है। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोधी को बाबर हरा देता है, और वहीं से दिल्ली सल्तनत का जो पतन हो जाता है और वहाँ से मुग़ल वंश की शुरुआत होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सही क्रम है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और उसके बाद लास्ट में लोधी वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हल्दी घाटी का युद्ध। 21 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच हुआ था दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 21 जून 1576 को। ठीक है, आपको याद रखना राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पानीपत का तृतीय युद्ध, दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन है राजपूत और मराठा, राजपूत और अफगान, अफगान और मुग़ल, मराठा और अफगान। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मराठा और अफगान। मराठा और अफगान के बीच ही पानीपत का तृतीय युद्ध यानी कि तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत हरियाणा में है, ठीक है। मराठा में दोस्तों सदाशिव भाऊ थे और अफगानों में अहमद शाह अब्दाली थे। इसमें 60 से 70 हज़ार सैनिकों की मौत हुई थी। 60 से 70 हज़ार सैनिक मारे गए थे। दोस्तों अफ़गानों को जो सपोर्ट किया था, जो रुहेल थे और अवध के जो नवाब थे, उन्होंने अफ़गान के जो शासक थे अहमद शाह अब्दाली, उनका सपोर्ट कर दिया गया था। और दोस्तों जो मराठा थे, इनका सपोर्ट ना तो अवध के राजाओं ने किया था और ना ही यहाँ के जाट राजपूत राजाओं थे। तो दोस्तों ये कुल मिलाकर अकेले पड़ गए थे। इस वजह से अफ़गान जो शासक था अहमद शाह अब्दाली, उसने सदाशिव भाव यानी कि मराठा सेना को पराजित कर दिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है पानीपत का तृतीय युद्ध यानी कि तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अफ़गानों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? ऑप्शन है मोती मस्जिद, ताजमहल, लाल किला, एतमुद्दौला का मकबरा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आगरा की जो कौन सी इमारत है जो मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है, तो ऑप्शन नंबर ए है मोती मस्जिद। ठीक है, तो आपको याद रखना मोती मस्जिद मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह ही है। दोस्तों ये रहे आज के आपके टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। आपको सभी क्वेश्चंस को एक दो बार रिवाइज कर लेना है, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में बड़ी आसानी से इनको बना पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको कंटेंट पसंद आया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए बने रहिए चैनल के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।